हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात की थी और पीडीएफ आपको मैंने सेंड करी दी है। तो आप पहले उनके नोट्स उतारना और नोट्स उतारने के बाद आप अपने क्वेश्चन कवर करना, ठीक है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 वंशागति के आणविक आधार, जो अपने चैप्टर का नाम है, वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है। कितने अंक का है? 6 अंक का, ठीक है। तो उस चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या क्वेश्चन था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है भाई। तो क्या है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ दोबारा से। कल शायद हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो आपको क्लास के दौरान, है ना? तो आज मैं उसको आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से आप सुनना, ठीक है? सुनिए भाई, मतलब क्या है, मैंने एक शब्द कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है भाई? डीएनए एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल स्ट्रैंड है, मतलब द्विरज्जुकीय श्रृंखला होती है जो डीएनए होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो अपना डीएनए होता है वो एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब बात ही आती है कि आखिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। अब पॉली का तो मतलब हम समझ गए, पॉली का तो मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है। तो सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनना कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सुनो, मैंने कहा सबसे पहले हमें केवल यही समझना है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में 3 घटक भाग लेते हैं। कौन? 3 घटक। पहला घटक बोलो। सबसे पहला घटक है पेंटोज शर्करा। देखो, हम केवल न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला घटक है पेंटोज शर्करा, दूसरा घटक है नाइट्रोजन क्षार और तीसरा घटक है फॉस्फेट समूह, ठीक है। ये तीनों संरचनाएं मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाती हैं बोलो? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब सुनो, कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड वो हमें देखना, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक पेंटोज शर्करा क्या होती है। पेंटोज शर्करा उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन 5 हो। कितने हो? कार्बन 5, तो उसे हम पेंटोज शर्करा बोलते हैं भाई। ये इसके पास ऑक्सीजन ग्रुप है पेंटोज शर्करा के पास। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको 5 कार्बन पॉइंट दिखाई देंगे। ये तो है फर्स्ट कार्बन पॉइंट, ये है सेकंड कार्बन पॉइंट, ये है थर्ड कार्बन पॉइंट, ये नीचे वाला है 4 कार्बन पॉइंट, मतलब ये किनारे वाला ये, और ऊपर की तरफ होता है 5वां पॉइंट जिसे हम CH2OH भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये CH2OH हो गया भाई। क्या हो गया? ये CH2OH। अब जरा ध्यान से सुनिए, यह एक पेंटोज शर्करा है। इसका मैं पूरा नामकरण करूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, इस पर ऊपर की तरफ हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यहाँ पर H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ H और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह। स्टैंड टूट और रो यार, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो एक एक पेंटोज शर्करा है। क्या है भाई? एक पेंटोज शर्करा, ठीक है। इस पेंटोज शर्करा में थोड़ा सा आप गौर कीजिए
आपको यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल दिख रहा है, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल दिख रहा है और फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल दिख रहा है। ठीक है, आपको 3 पॉइंटों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पर, थर्ड पर और फिफ्थ पर। ठीक है, जरा मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। कार्बन के मतलब जिस कार्बन सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है वहीं पर कोई ना कोई संरचना इससे आकर जुड़ सकती है। कहने का मतलब है यदि किसी भी संरचना को इस पेंटोज शर्करा से जुड़ना है तो वो या तो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ सकती है या थर्ड कार्बन पर या फिफ्थ कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 पॉइंटों पर इसके हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो ये जो पेंटोज शर्करा है वो केवल डीएनए की पेंटोज शर्करा है। किसकी है भाई? डीएनए की। यदि मैं यहीं पर आपको एक थोड़ी सी छोटी सी और बात बता दूं कि यदि ये आरएनए की पेंटोज शर्करा होती, किसकी? आरएनए की, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट हो जाता कि जो सेकंड नंबर होता है उस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है। ठीक है, इतना अंतर होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है भाई, लेकिन हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए की जो पेंटोज शर्करा है उसमें सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह एब्सेंट होता है भाई। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है बोलो? ये पेंटोज शर्करा है केवल। और हम क्या बना रहे हैं? हम बनाना चाह रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना चाह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो पेंटोज शर्करा है। अब नेक्स्ट सुनिए आप, पेंटोज शर्करा के अच्छा, नाइट्रोजन क्षार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन क्षार के 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है प्यूरिन और एक ग्रुप होता है प्रीमिडिन। ठीक है, एक ग्रुप तो है प्यूरिन और एक ग्रुप है प्रीमिडिन। जो प्यूरिन ग्रुप होता है वो उसमें तो एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और जो प्रीमिडिन होता है उसमें साइटोसिन और थाइमिन नाम के नाइट्रोजन क्षार आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 4 क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार। तो सुनिए भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ये पेंटोज शर्करा है। यदि इस पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए? नाइट्रोजन क्षार। देखिए फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है कि नहीं? तो इस हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर यदि कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाए तो ये बनने वाली जो संरचना है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो? न्यूक्लियोसाइड। अरे अभी आपके पास पहले पेंटोज शर्करा थी। क्या थी? पेंटोज शर्करा। जब आपने पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर कोई नाइट्रोजन क्षार जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजन क्षार, तो ये संरचना क्या बन गई बोलो? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गई? न्यूक्लियोसाइड। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है तो आप बोलेंगे सर यदि पेंटोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाए तो बनने वाली संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियोसाइड। सिंपल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि न्यूक्लियोसाइड के, अरे न्यूक्लियोसाइड भी आपके 4 हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन क्षार 4 हैं। तो देखो यदि एडेनिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन नाम का बन जाएगा, थाइमिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमोसिन नाम का, ऐसे बन जाएंगे। अरे 4 नाइट्रोजन क्षार है, चारों यदि अलग अलग जुड़ेंगे तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेंगे क्या बोलो? बिल्कुल 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब नेक्स्ट, यदि न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर, ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका जो 5वां कार्बन है ये रहा, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है कि नहीं? बिल्कुल है। तो न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर यदि कोई फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए? फॉस्फेट समूह, तो बनने वाली जो संरचना है वो अब कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाती है?
न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ये न्यूक्लियोटाइड है भाई। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। सिंपल, ठीक है। कोई डाउट इसमें बोलो? तो बन गया ना न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में देखो, ये तो पेंटोज शर्करा एक, बोलो है कि नहीं? पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजन क्षार है कि नहीं? बिल्कुल है। और फॉस्फेट है कि नहीं? तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बोलो? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाना आप सभी पे आना चाहिए भाई, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आराम से बना लेंगे आप। चलिए, तो हमारा जो डीएनए है वो तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है भाई। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और हमने तो केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंड या द्विरज्जु की श्रृंखला बनानी है। तो इसको समझने के लिए आप कल वाली वीडियो को देखना, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट। अब मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको डीएनए की संरचना के बारे में कुछ नोट्स लिखाए थे भाई, डीएनए की संरचना के बारे में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो आपको क्या हो गया कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए। तो हम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ना डबल स्ट्रैंड वाली, उसका डायग्राम हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कल की वीडियो में आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर ये जो डीएनए होता है, इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है, इस डीएनए की संरचना कैसे बनाई जाती है। जरा ध्यान से सुनिए भाई। वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए मतलब वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए होता है उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल, और उस मॉडल का नाम है द्विरज्जुकीय मॉडल। क्या नाम है? द्विरज्जुकीय मॉडल। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो आपका आंसर है वाटसन और क्रिक ने किया। किसने किया बोलो? वाटसन और क्रिक ने किया। समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट सुनिए। तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया भाई? द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत कर दिया। ये बात तो बहुत नॉर्मल है ना। अब हम नेक्स्ट आपको बताएं, सब पॉइंट हमने लिख रखे हैं, नोट्स हमने बना रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो डीएनए होता है उसकी संरचना कैसे होती है, डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो देखिए हम एक डीएनए की संरचना को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले ऐसे एक स्ट्रक्चर बनानी है हमें, ठीक है। फिर इधर से ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आप इसको अब डबल स्ट्रैंड कीजिए, मतलब डबल कर दीजिए इस लाइन को, और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके आप कैसे भी इस लाइन को ले जाइए। कई तरीके से आप बना सकते हैं, तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता ऐसे ना। आप तो सिंपली ऐसे डायग्राम बना देना इसका, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आपको भाई। ऐसे, चलिए भाई। तो यहाँ तक आपको पूरा दिख रहा होगा। हाँ, एक कुंडलन को मैंने बड़ा किया है, ठीक है। अब सुनिए भाई, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वह आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल है। क्या है भाई? डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल।
अर्थात जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से कुंडलित होता है भाई। देखो वास्तविक संरचना तो हमने कल देख ली इसकी, अब आपको जैसे स्ट्रैंड से दिखाई दे रही है ना, लेकिन रियलिटी में कैसा होता है ये आपको पता है ना। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला थी ना, ऐसे होता है डीएनए रियलिटी में तो। लेकिन वाटसन और क्रिक ने इसको आसान तरीके से समझाने के लिए इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया डीएनए का, और इसी को हम बोलेंगे डीएनए की संरचना। क्या बोलेंगे भाई? डीएनए की संरचना। तो जरा ध्यान से सुनिए क्या है, एक एक पॉइंट को आप मिलाना। पहला पॉइंट, जो डीएनए होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। बोलो आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दिख रही हैं ना दिख रही? ये पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो 2 श्रृंखलाएं होती हैं ना इसमें। सुनिए मैंने क्या कहा, पॉइंट पढ़िए आप कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने अक्ष पर, जैसे मान लीजिए बीचों बीच में इसका अक्ष मान लेते हैं, और इस अक्ष पर ये सर्पिल रूप से कुंडलित होती हैं। बोलो स्पाइरल शेप में है कि नहीं भाई? जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं वो कैसे व्यवस्थित हैं? सर्पिल रूप में। कैसे व्यवस्थित हैं बोलो? सर्पिल रूप में या सर्पिल रूप में कुंडलित होती हैं ये दोनों श्रृंखलाएं। किस पर? अपने अक्ष पर, एक्सिस पर। तो सेकंड 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस डीएनए अणु का जो व्यास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए अणु का जो व्यास होता है, जो डायामीटर होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसकी चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है भाई? 20 एंगस्ट्रॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है कि डीएनए का जो डायामीटर होता है, वो डीएनए का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई बात? कितने एंगस्ट्रॉन का है बोलो? 20 एंगस्ट्रॉन का है। क्या? डीएनए का व्यास। अब नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए का प्रत्येक कुंडलन। अब बात ये आती है कि ये कुंडलन क्या है? कुंडलन, तो जरा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। सपोज कीजिए आपके डीएनए ने इस स्थान से मुड़ना प्रारंभ किया, यहाँ से मुड़ना प्रारंभ किया, और ऐसे मुड़ता हुआ गया, ऐसे मुड़ता हुआ गया, और वापस इस स्थान पर ऐसी ही पोजीशन आ गई। देखो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन है ना, सेम कंडीशन है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक कुंडलन पूरा होता है। क्या होता है? एक कुंडलन, यहाँ तक भाई। तो ये एक कुंडलन है, और इस एक कुंडलन की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। तो जो 34 एंगस्ट्रॉन लेंथ है वो किसकी होती है? डीएनए के एक कुंडलन की। मतलब एक घुमाव जो होता है ना, पूरा एक घुमाव जो होता है वह उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। मैंने क्या कहा कि डीएनए का जो प्रत्येक कुंडलन है उसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो लंबाई समझ में आ गई। ये डीएनए की टोटल लंबाई नहीं है, डीएनए की टोटल लंबाई नहीं है। एक डीएनए तो लगभग 6-7 फीट के करीब होता है। समझ पा रहे हैं? टोटल लेंथ नहीं है, ये तो केवल एक कुंडलन की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉन। क्योंकि आपको इस डायग्राम में केवल एक ही कुंडलन दिखाई दे रहा है बस। ठीक है, तो इस एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक कुंडलन में जो ये कुंडलन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस कुंडलन में 10 जोड़ी
क्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं बोलो? 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं। देखो मैं यहां कितने भी बना सकता हूं, ऐसे कितने हो गए? 2 4 6 8। देखिए यहां से कुंडलन स्टार्ट हुआ यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक जो एक कुंडलन है इसमें आपको टोटल 10 जोड़ी क्षार युग्म दिखाई दे रहे हैं। 10 जोड़ी क्षार युग्म, 1 जोड़ी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस प्रकार के 10 जोड़ी क्षार युग्म एक कुंडलन के अंदर व्यवस्थित होते हैं भाई। अरे ये वही क्षार युग्म है। अब आप समझो बात को, आपकी जैसे ये श्रृंखलाएं, और मैंने जब कल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाई थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो याद कीजिए जैसे बीचों सेंटर में अपने वो नहीं आ रहे थे क्या? बोलो, सेंटर में नहीं आ रहे थे क्या ऐसे? अरे जब हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाई थी तो उसमें जो ये नाइट्रोजन क्षार थे वो बिल्कुल सेंटर में तो चल रहे थे, तो बिल्कुल इसी प्रकार ये भी तो सेंटर में, सेम वही संरचनाएं। यहाँ पे फॉस्फेट समूह होंगे, ये साइड साइड में सभी फॉस्फेट समूह होंगे, जिसके कारण डीएनए कैसा होता है? ऋणावेशित। फिर ये क्वेश्चन सुनिए, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन को सुनिए, जो डीएनए होता है वो एक नेगेटिव चार्ज अणु है। कैसा अणु है बोलो? नेगेटिव चार्ज। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ऋणावेशित अणु क्यों है, तो उसका एक बहुत सीधा सा आंसर है कि डीएनए के निर्माण में फॉस्फेट भाग लेता है, अर्थात फॉस्फोरस और फॉस्फोरस शायद 15वें नंबर का होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 285, तो -3 इसकी क्या होती है? बैलेंसी होती है। अरे कहने का मतलब है फॉस्फोरस एक प्रकार से नॉन मेटल है ना, अधातु है ना, और उनकी बैलेंसी किस में होती है? हमेशा नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? केवल फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, जो डीएनए होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से? फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस की वजह से। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि डीएनए ऋणावेशित अणु है क्यों, तो आपका आंसर है सर फॉस्फोरस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सुनिए, डीएनए के प्रत्येक कुंडलन की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। और प्रत्येक कुंडलन में कितने जोड़ी क्षार युग्म? 10 जोड़ी क्षार युग्म। अब एक और बात सुनिए, यदि मैं 34 एंगस्ट्रम लेंथ के किसी भी किसी भी वस्तु के बराबर के 10 टुकड़े आपको करने के बोलूं, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या आएगी बोलो? अरे बहुत सिंपल है यार, 3.4 एंगस्ट्रॉन आएगी। मेरी बात को सुनिए, ये चौक है, इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप इसके 10 बराबर के टुकड़े कीजिए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉन नहीं आएगी क्या? आएगी ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ में जो टोटल ये 10 जोड़ी क्षार युग्म है, तो इन दो के बीच में, जैसे इसके और इसके बीच में जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होगी। कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी, दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। बोलो होती है कि नहीं होती, बताओ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो एक बार इनके पॉइंटों को दोबारा समझो। सुनिए, डीएनए अणु का व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडलन की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। और प्रत्येक कुंडलन में कितने जोड़ी क्षार युग्म? 10 जोड़ी क्षार युग्म। तो दो निकट क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन क्षार हैं उसमें जो प्यूरिन है वो तो प्रीमिडिन से जुड़ रहा है और प्रीमिडिन प्यूरिन से जुड़ता है। बात को याद रखना, प्यूरिन तो जुड़ते हैं प्रीमिडिन से और प्रीमिडिन जुड़ते हैं प्यूरिन से। अब जुड़ तो रहे भाई, एडिनिन तो प्यूरिन ग्रुप का है और थाइमिन प्रीमिडिन ग्रुप का है, तो प्यूरिन जुड़ेगा प्रीमिडिन से और प्रीमिडिन जुड़ेगा प्यूरिन से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इनके बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, एडिनिन थाइमिन ग्वाइनिन, इनके कहने का मतलब है इनके बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दुर्बल हाइड्रोजन बंध, ठीक है। एडिनिन और थाइमिन के मध्य तो डबल हाइड्रोजन बंध और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं यहाँ पर? दुर्बल हाइड्रोजन बंध। कैसे? दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है। और प्यूरिन किससे जुड़ता है? प्रीमिडिन से, है ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट और सुन लीजिए कि इनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं उनमें विपरीत ध्रुवता पाई जाती है। विपरीत ध्रुवता का मतलब, जैसे ये 5 डैश है, मतलब 5 सिरा है, तो इधर वाला ये तीसरा सिरा श्योर हो गई, है ना। तो इसका दूसरा जो सिरा है वो इधर तीसरा सिरा होगा, इधर 5वां सिरा होगा इसका। अरे विपरीत ध्रुवता है क्या? यदि किसी एक श्रृंखला का 5 सिरा है ऊपर, तो उसके दूसरी ओर कौन सा सिरा होगा? तीसरा सिरा होगा। तो विपरीत ध्रुवता भी इस डीएनए की श्रृंखलाओं में पाई जाती है। तो ये पॉइंट मैंने आपको डीएनए की संरचना में बताए भाई। 5 मिनट का समय है। आप देखो, आपको वहाँ जो बुक है वहाँ पर डायग्राम थोड़ा कम देखने को मिलेगा बुक के अकॉर्डिंग, तो आप कृपया करके यहाँ से इस डायग्राम को बनाइए इस प्रकार। टाइम है आपके लिए 5-6 मिनट का, बनाओ फटाफट। नहीं, यहीं पर बनाना है, बिल्कुल बना लो आराम से, टाइम दे दिया आपको ना। बना लिया क्या? ठीक से बनाना है ना।
बना लो ढंग से सभी बच्चे ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है भाई, ठीक है। दोनों ही, एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला वाला चित्र की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस करना, और ये वाला डायग्राम भाई। और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं यहीं पे बना के और छोड़ दें, एक एक चीज की प्रैक्टिस करना, आप समझना इसको। चलिए, तो एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं इस डीएनए की श्रृंखला को, संरचना को, जरा ध्यान से सुनिए भाई। वाटसन और क्रिक ने, किसने? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया, बिल्कुल किया। इनके अनुसार डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है? हमें पता है कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष पर सर्पिल रूप से कुंडलित रहती हैं। कैसे रहती हैं? एक अक्ष पर सर्पिल रूप में कुंडलित रहती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई होती है, प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई प्रत्येक कुंडलन में 10 जोड़ी क्षार युग्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 10 जोड़ी क्षार युग्म। और दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एडेनिन मतलब प्यूरिन से हमेशा पिरिमिडिन जुड़ता है और पिरिमिडिन से हमेशा प्यूरिन जुड़ता है। और इनके मध्य में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। और दोनों श्रृंखलाओं में विपरीत ध्रुवता पाई जाती है। ये हमारी संरचना होती है डीएनए की। किसकी संरचना है बोलो? डीएनए की। मिलान कीजिए एक एक पॉइंट को और फिर देखिए इसको दोबारा, अभी याद कीजिए इसको। देखिए भाई पॉइंटों को, 2 मिनट का समय, फटाफट देखो, एक एक पॉइंट पढ़िए। याद हो गया? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जिसमें आपको दिक्कत हो? बोलो, सभी पॉइंट बहुत नॉर्मल है ना? ठीक है। तो आज अब आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टार्टिंग में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए, तो वो हम चित्र आराम से बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डीएनए के द्विरज्जुकी मॉडल की संरचना समझाइए। या यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए की संरचना को समझाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ना डीएनए की संरचना वाला,
तो आपको ये वाला डायग्राम बना के इसके बारे में पॉइंट लिखना है। और यदि आपसे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पूछे तो आपको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाला बनाना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए तो आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। और यदि आपसे पूछा जाए ना डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना में आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मत बनाना, आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा उसमें डीएनए की संरचना में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और फिर इसके बारे में जो पॉइंट मैंने लिखा है वो आपको लिखने। ये बहुत सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब सुनिए, अब कल के टॉपिक में हम बात करेंगे डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। अब एक पॉइंट और सुन लीजिए यहाँ पर, एक इसके बाद एक पॉइंट और है, हालांकि आपके नोट्सों में आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन उसको और समझ लीजिए। एक क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे ना, क्रिक, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था केंद्रीय सिद्धांत। क्या नाम है भाई? केंद्रीय सिद्धांत। इस केंद्रीय सिद्धांत को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कई यदि आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सिद्धांत क्या है, केंद्रीय सिद्धांत क्या है। अच्छा, केंद्रीय सिद्धांत से तो क्वेश्चन नहीं बनता, केवल वो सेंट्रल डॉगमा कहता है कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। तो सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपका होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए होता है, डीएनए। तो ये जो डीएनए होता है वो आरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आरएनए का। तो डीएनए जब आरएनए बनाता है तो उस प्रक्रिया का, उस क्रिया का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ध्यान सुनिए, ये जो डीएनए है ना, डीएनए ये आगे चलकर बनाता है आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए होता है, कौन? आरएनए, वो आगे चल के बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुवादन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो सुनिए, क्रिक ने कहा कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इसे एक सिद्धांत, इस घटना का नाम एक सिद्धांत के रूप में दिया गया और उस सिद्धांत को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, यानी कि केंद्रीय सिद्धांत। एक बहुत सिंपल सी बात है कि डीएनए से आरएनए व आरएनए से प्रोटीन एक दिशा में बनते, बिल्कुल सीध में चल रहे हैं भाई। जैसे पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो ये सब एक दिशा में चल रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम दे दिया क्रिक ने इसे, और नाम दिया सेंट्रल डॉगमा। क्या नाम दिया? सेंट्रल डॉगमा, यानी कि केंद्रीय सिद्धांत। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा या केंद्रीय सिद्धांत। तो आप इसको पॉइंट को भी याद करना। और जैसा कि कल का हमारा एक टॉपिक है डीएनए की पैकिंग, अर्थात जो एक डीएनए होता है ना, ये डीएनए आपको दिख रहा है ना, डीएनए, ये डीएनए आखिर कैसे एक गुणसूत्र के रूप में बदल जाता है। मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ कि भाई जो गुणसूत्र है ना, वो डीएनए का कुंडलित रूप है। मैं क्या कहता आ रहा हूँ कि जो गुणसूत्र है वो डीएनए का ही एक कुंडलित रूप है, ये कहता है ना। तो अब हम कल के लेक्चर में ये समझेंगे कि आखिर कैसे एक डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में बदलता है। यही हमारा कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो आप नोट्स आपको मिल ही गए, आप उनको रिटर्न करना बिल्कुल, और यहाँ तक जो है वो आपको लर्न करके चलना है। तो बाकी बातें करेंगे कल। तो
तो आप थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लेना भाई 1-2 मिनट, है ना।